बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कुछ चीज़ों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोई कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, ज़ुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी कि सपोर्ट दी जाए इंडिया के खिलाफ। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई। बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर या इंडिया से इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल है, तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमज़ोर आदमी नहीं कि वो उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं, देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफ़ा मोमेंटम बना, 2 दफ़ा तहरीक ख़राब हो गई। और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर ज़रूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पर हों, और सड़कों पर फैसला कर लें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि अदालतों से छूट जाएं। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल यह है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना है या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है।
इमरान खान का अपना एक करैक्टर है और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं। नंबर 3, सियासी अशराफिया। ये जो आपकी पीडीएम की जमातें हैं, स्टेटस को जो पुरानी जमातें चलती आ रही हैं, अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर आए? इनकी तो बकाई इसमें है इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है। कई टाउट्स ने ये खबरें दे दी कि मियां साहब तो जनाब इस्लामाबाद में पता नहीं नक्शे बना रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, 2 रातें जागते रहे और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। हालांकि 5 दिन तक इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली, बल्कि मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ या भारत की जो धमकियां उनके खिलाफ अभी तक इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, नवाज शरीफ ने और इसके पूरे खानदान ने। तो मामला यह है कि जिन्होंने ये कहानियां सुनाई उनको ये नहीं नजर आ रहा कि जहां सेलिब्रेशन हो रही है वहां नवाज शरीफ हर जगह से गायब है। कहीं आपको नवाज शरीफ नजर ही नहीं आते। ना अखबारों के अंदर जो इश्तिहारात लगाए गए उसमें नवाज शरीफ गायब, जहां यौम तशक्कुर की तकरीब मनाई गई वहां पे भी नवाज शरीफ गायब। तो जहां पे जो चीज भी की है नवाज शरीफ ने, आप गौर करें, किसी जगह पे सेलिब्रेशन नहीं की। ये जो पाकिस्तान ने एक लड़ाई जीती है एयरफोर्स की, इसमें किसी जगह पे सेलिब्रेशन नहीं की नवाज शरीफ ने। वो बड़ी खामोशी के साथ रहे हैं, बस स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी का किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रिलीफ मिला है। ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए ना, कौमी यकजहती पैदा हुई है, अवाम खड़ी हो गई अपनी फोर्सेस के साथ इंडिया के खिलाफ। तो अपनी फोर्सेस के साथ ही खड़े होना था, और कहाँ खड़े होना था उन्होंने। तो इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रिलीफ मिला है। 3 साल से एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई गैर मकबूल थी और इनकी ऐसी तैसी हो गई थी अवाम के और इनके बीच में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए थे, वो कुछ हद तक कवर हुए। अब यहाँ पे जो है वो भारत के साथ जो मुठभेड़ है उसका फ़ायदा हुआ। आर्मी चीफ गए मैच देखने के लिए, वहाँ हमने मनाजिर देखे, वो खुश हो रहे थे, मैच देख रहे थे आर्मी चीफ। DGISPR जो है वो स्कूल में चले गए बच्चों के पास। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ना इससे पहले भी गलत अंदाजे लगाकर फंस गई थी। 2022 में एस्टेब्लिशमेंट के गलत अंदाजों ने 3 साल तक उन्हें निकलने नहीं दिया इस दलदल से। और अब मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर गलत अंदाजे लगा रही है, और ये अंदाज़ा मैंने लगाया DGISPR की बातचीत से। DGISPR ने जो बात की है ना, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मामला थमेगा नहीं, मामला अभी आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, उनसे सवाल करें फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करते हुए वो कह रहे थे, क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते हो जो अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। फिर ये सारी बात की, लेकिन मुझे उनकी बात से अंदाज़ा हुआ कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा गुस्सा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा गुस्सा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तक उनका दिल भरा नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे पहले तो वो शुक्रिया अदा कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सोशल मीडिया के नौजवानों का, लेकिन अब एक और रुख दिया है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ DGISPR साहब से कि जिन लोगों ने तनकीद की है ना, उन्होंने फ़ौज की लड़ाई के ऊपर कभी तनकीद नहीं की, फौजी बॉर्डर पे खड़े हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की, फौजी अपनी फौजी ट्रेनिंग कर रहे हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की, फौजी क़यादत जो है वो जंग की तरबियत कर रही हो या जंग के मैदान में हो या जंग के हवाले से प्लानिंग कर रही हो, मनसूबाबंदी कर रही हो, जंगी दिफाई तैयारियां कर रही हो, मशकें हो रही हो, उसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। तनकीद ये आपका असल काम है, इस पर तनकीद हो ही नहीं सकती, कोई करता ही नहीं है। तनकीद होती है जब 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया जाता है, तनकीद होती है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती है और हुकूमतें गिराती है, जो इनका काम नहीं है। मीडिया और अदलिया और पार्लिमान को जब कंट्रोल किया जाता है तब तनकीद होती है, जब जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जाता है तो तनकीद होती है, जब अवामी मैंडेट की तौहीन की जाती है तो तनकीद होती है, जब आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, बार बार उड़ाई जाती हैं, वक्त पे इलेक्शन भी नहीं करवाया जाता तब तनकीद होती है, जब अपने हलफ से बेवफाई की जाती है तो इन बातों पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है।
अच्छी है, ये तनकीद जो जायज़ है वो होनी चाहिए। और जब भी कोई भी इदारा अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ करे तो उसका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। DGI SPR बताएं ना कि किस जगह पे कोई ऐसी तनकीद पाकिस्तानियों ने की है या पाकिस्तान के नौजवानों ने की है जहां पे फ़ौज अपना काम कर रही थी और नौजवानों ने और पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो बहुत आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हो सकते हैं, वो हर मुआशरे में हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, आटे में नमक के बराबर, लेकिन वो नुमाइंदगी नहीं करते पूरे पाकिस्तान की। ये जो पाकिस्तानियों ने तनकीद की है वो एक गैर आईनी किरदार के ऊपर तनकीद की है। वो तनकीद की है बंद कमरों के उन फैसलों पर जो अवामी मैंडेट के खिलाफ गए या अवामी राय के खिलाफ गए। तो वो तनकीद तो बिल्कुल जायज़ थी और बिल्कुल दुरुस्त तनकीद थी और इसी तनकीद से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर दी है, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले नजम सेठी साहब ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से कुछ दावा किया। अब उन्होंने ये कह दिया कि ये जंग का जो आगाज़ था ये एक फरेब था और एक ड्रामा था। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फलां जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी ज़रा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आज़ाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला वो भी खाली करवाया गया, भावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहाँ जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगहें, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। वहाँ शहादतें इसीलिए कम हुई हैं, वरना हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को आगाह किया कि हम ये करने जा रहे हैं। वो तो अपने लोगों को इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। वो तो सिर्फ और सिर्फ चंद इमारतें गिरा के भारत के अंदर अपनी सियासत खड़ी करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को आइडिया था कि ये कहां पे आकर अटैक करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये दोनों मुल्कों की क़यादत के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का मामला बन जाता है। इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ये जो स्टेटमेंट है ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है भारत के। राहुल गांधी कहते हैं इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ अवर अटैक वाज अ क्राइम। ये एक जुर्म था कि हमले से पहले, हमले के आगाज से पहले पाकिस्तान को आगाह किया जाए। और जनाब ये वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने पब्लिकली एडमिट कर लिया इस बात को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, कि भारतीय हुकूमत ने ये किया है। ये बात जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा इसको एग्री कर दिया है, इसको मान लिया है और ये बात जो है एडमिट कर ली है। अब दो सवाल उठाए राहुल गांधी ने, ये बड़े अहम सवाल हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कि ये करने के लिए आपको ऑथोराइज्ड किसने किया था, यानी ये करने की अथॉरिटी आपको किसने दी थी कि आप पाकिस्तान को आगाह करें कि हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कर लें। ये अथॉरिटी पाकिस्तान को बताने की भारत की हुकूमत को किसने दी थी, राहुल गांधी ने पहला सवाल उठाया। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने जो उठाया वो ये है कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट, और इसके नतीजे में हमारी एयरफोर्स ने अपने कितने तैयारे खो दिए। अब ये दोनों सवाल आपस में बहुत मिलते हैं। देखें, पहले वो कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को किसने दी, और क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दी थी लिहाजा जब आपके तैयारे गए और जाकर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से थी तो इसके नतीजे में उनकी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और आपके तैयारे तबाह कर दिए। अब आप ये बताएं कि कितने तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए इस इंफॉर्मेशन को देने के नतीजे में, और ये एक जुर्म है जो आपने किया। ये भारत में मुकदमा बना के राहुल गांधी ने भारतीय हुकूमत के गले में डाल दिया। अब अगर वहां की हुकूमत इस मामले को ठीक तरीके से टैकल ना कर पाई और वहां की अपोजिशन ने इस मामले को तगड़े तरीके से उठा लिया तो याद रखिएगा भारत जैसे मुल्क में यह बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है बीजेपी के लिए। पाकिस्तान के अंदर बहरहाल कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है जहां चाहती है मामला ले जाती है। नजम सेठी साहब ने खुलकर बता दिया कि ये लड़ाई शुरू में एक ड्रामा थी और जिस तरीके से ये ड्रामा हुआ है, और वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं देना था, ये फैसला भी हो चुका था। हालांकि हम सब बार बार कहते जवाब दो जवाब दो जवाब दो। तो नजम सेठी ने बताया जनाब कि नूर खान एयरबेस पे अगर भारत अटैक ना करता तो फिर ये जवाब कभी भी ना देते, लेकिन फिर मजबूरन बाद में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा क्योंकि एयरफोर्स को खड़े खड़े ही वो तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे अच्छा है कि हवा में जाएं और जाकर मुकाबला करें, और शानदार मुकाबला किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने।
अब नाज़रीन, मैं ये जो आपको कह रहा हूं ना कि किसी किस्म का कोई मफामत नहीं होने जा रही, मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक खास मीडिया सेल एक्टिव किया गया है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन इदारे के लोगों के साथ भी है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और एक मरतबा फिर से गद्दारी का चूरन बेचना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके लोग, और मीडिया की वो आवाज़ें जिन्हें नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार काबू नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, डरा नहीं पाए, उनके खिलाफ गद्दारियों के फतवे अब जारी किए जा रहे हैं। और इस नफरत को फैलाने में वो अकाउंट्स पेश हैं जिन्हें मरियम नवाज फॉलो करती है खुद से। तो धड़ाधड़ जो है वो गद्दारियों के, बगावतों के, इनके फतवे फैलाए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के टाइटल बांटे जा रहे हैं लोगों में, और उसमें इस नाचीज़ का नाम भी है, बहुत सारे और लोगों के नाम भी हैं, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सारे अकाउंट्स नवाज शरीफ और उसके खानदान से अब तक ये पूछने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई 5 दिन तक तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों चुप थे 5 दिन तक, तुमने एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोला, तुमने मोदी को जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने अभी तक आरएसएस का या जो भारत की दुश्मनी है या उनकी ललकार है उसका जवाब तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया। ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना है तो उनको बांटो। यही सारे अकाउंट इस सेल के ये मुकम्मल तौर पे खामोश थे जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उस वक्त जिन लोगों ने उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, आज ये सारे अकाउंट एक्टिव होकर उन लोगों के ऊपर फतवे लगा रहे हैं, उन लोगों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहले भी इन्होंने ये खेल बहुत खेला है, ये अभी भी बहुत ये खेल खेलेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार होता है, याद रखिएगा, कि ये हमेशा अपने मुखालिफ को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। किसी मौलवी के वफाद के खिलाफ आप आ जाएं तो वो आपका इस्लाम खतरे में हो जाता है, आप गुस्ताख हो जाते हैं। सियासतदान के खिलाफ आप हो जाएं तो आप फौरी तौर पे हो जाते हैं, वो आपको करप्ट कह देगा, बेईमान कह देगा। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ हो जाएं तो आपके ऊपर सबसे पहला फतवा लगता ही गद्दारी का है। तो यहां पे जो है वो गद्दारी वाला काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या उनकी मंशा के बगैर तो हो नहीं रहा, और ये काम अब से भी नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो रहा है। हमेशा किरदार बदल जाते हैं, कभी इमरान खान गद्दार होता है, कभी नवाज शरीफ गद्दार होता है, कभी बेनज़ीर गद्दार होती है, कभी कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है, कभी जरदारी गद्दार होता है, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार होता है, कभी फातिमा जिन्ना गद्दार होती है, कभी लियाकत अली खान गद्दार होता है, कभी शेख मुजीब गद्दार होता है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो ये गद्दार बदलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने आइन से गद्दारी की उनके ऊपर गद्दारियों के मामलात नहीं चलते, ये एक अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने एक दावा किया और उन्होंने सबूतों के साथ ये बताया। न्यूयॉर्क टाइम ने बताया कि जनाब जो भारतीय मीडिया ने किया ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। जंगी जुनून में भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़ कर झूठ को फैलाया, जिसमें भारत के मीडिया के वो ग्रुप्स भी पेश हो गए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी थी, जिनके बारे में कहा जाता था ये ठीक खबर देते हैं, बैलेंस खबर करते हैं, लेकिन अच्छी साख थी उनकी, उन्होंने भी अपनी साख तबाह कर ली इस पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बीच में। भारतीय मीडिया जो है पूरा का पूरा एक ही लय में बह गया और उन्होंने वो कुछ कर दिया जो मीडिया को कभी सूट नहीं करता। और एक और मजे की बात यह है कि भारतीय मीडिया को एक और बड़ा शौक है कि वो अपने उर्दू प्रोग्रामों में भी पूरा सेगमेंट अंग्रेजी में कर देते हैं जानबूझकर, और वो इसलिए करते हैं ताकि इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा कर सकें। मजे की बात यह है कि इस मरतबा उन्होंने इतना भोंडा प्रोपेगेंडा किया और उसका नतीजा इतना उलट निकला कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत क्या कर रहा था। झूठ भी बोला, फ्रॉड भी किया और इंटरनेशनल लैंग्वेज में किया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। आज भारतीय मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर थे, बहुत सारे टाउट्स ने बड़ी अजीब चीज़ें की हैं, बहुत सारे रंगरूट यहाँ पे हमने देखे पाकिस्तान के मीडिया में, ऐसे अजीबोगरीब ज़मीन आसमान के दावे मिला दिए, कलाबे मिला दिए, लेकिन उनकी तादाद कम है, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान के मीडिया ने जो है, स्पेशली जो सोशल मीडिया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है और उस तरह की हरकतें नहीं की जैसी हरकतें भारतीय मीडिया ने की हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी टीम बना दी है नाज़रीन, और उसमें बिलावल की क़यादत में कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, कुछ ऐसे लोगों को जो सियासतदान है उन्हें इकट्ठा किया है। खुरम दस्तगीर हैं, एक दो लोग और हैं, इनर बानी खर हैं, इन लोगों को इकट्ठा किया कि ये जाएंगे और जाके दुनिया के ममालिक में बातचीत करेंगे और पाकिस्तान और भारत की जो मुठभेड़ हुई है इस बारे में दुनिया को आगाह करेंगे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। बिलावल का तजुर्बा कम है, लेकिन कुछ तजुर्बाकार लोग इनके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि बिलावल लड़ सकेंगे। बिलावल ने कहा जी मैं बड़ी खुशी के साथ ये करने जाऊँगा। तो अब बिलावल का जो है वो वर्ल्ड टूर शुरू होता है, वो दुनिया में जाएंगे और जाकर बताएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या चल रहा है और पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ क्या है।
हैरत अंगेज तौर पे अपोजिशन का कोई बंदा शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत ने जो कमेटी बनाई उसमें अपोजिशन के लोगों को ज्यादा शामिल किया गया है। लेकिन यहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपोजिशन को समझती नहीं कुछ, या यहां की हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना ही अपनी ड्यूटी समझती है। जो कौमी काम है उसके अंदर तो अपोजिशन को शामिल करने, अपोजिशन का तो सारों का नाम ही ईसीएल में है। कौन जाएगा और जाकर कौन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे? तो हुकूमत ने यह जिम्मेदारी भी अपने पास ही रखी है। नादरीन, जाते जाते एक और बहुत बड़ी खबर है, और यह खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सौदा मार लिया है। तारीख बदल दी डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 मुल्कों का दौरा किया और वहां से 3,320 अरब डॉलर्स के मुआहदे करके एक हफ्ते में निकल लिए। इतना तो आज तक नहीं हुआ। दुनिया के बड़े बड़े फातहीन ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और इतना माल नहीं बना सके। आज तक तारीख में कोई हुक्मरान इतनी जल्दी इतना माल लपेट के अपने मुल्क में ले जाने का सौदा नहीं कर सका। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चला गया, लेकिन अगर इससे आधा भी हो गया तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इतना पैसा अगर ये अरब के रेगिस्तानों से पहुंच जाता है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो याद रखिएगा फिर अमेरिका काबू नहीं आता। इसकी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा कारनामा बड़े लंबे अरसे तक फिर याद रखा जाएगा। लेकिन इन तीनों मुसलमान मुल्कों ने फ़लस्तीन की बात ज़रूर की, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब कुछ पॉजिटिव 1-2 स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन इस बीच में भी गुज़िश्ता 24-36 घंटों में जो इतला आई है, 250 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वहाँ ग़िज़ा की किल्लत है, लोग भूखे हैं, परेशान हैं, और दुनिया उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। लगातार कत्लेआम हो रहा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।